आज हम वॉइस ऑडिबल है? हाँ ठीक है। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमने देखा था कि दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो की हमें सारे ही करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि हम माइक्रो का पढ़ रहे हैं, मैक्रो का पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमारा माइक्रो का चैप्टर है। इस चैप्टर की वेटेज 5 मार्क्स है। इस 5 मार्क्स के लिए 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। जितने भी चैप्टर्स हैं हमने देखा था लास्ट क्लास में। वॉइस ऑडिबल है थोड़ा सा लाउड? हाँ। सो हमने देखा कि 10 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर के फर्दर यूनिट्स हैं। सो फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। सो आज हम चैप्टर 1 के यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। हम 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में ये बताया है कि फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और कुछ फंडामेंटल्स क्या हैं, अगर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो जब हम गोइंग फॉरवर्ड चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। इसलिए हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट यूनिट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, कुछ वर्ड्स जो हैं हम फ्रीक्वेंटली देखे होंगे या देखेंगे जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं या करेंगे। सो ये वर्ड्स पढ़िए एक बार आप स्क्रीन पर। हाँ, तो सबके मीनिंग पता है? यहाँ थोड़े थोड़े कंफ्यूजन वाले लग रहे हैं। हाँ राइट। एक मिनट, एक काम करिए, वो पार्टिसिपेशन वाला भी एक आप पार्टिसिपेट करिए और हाँ 1 वर्ड, ताकि पार्टिसिपेटिव लगे, है ना? राइट, एब्सोल्युटली। हाँ, तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड में फ़र्क क्या हुआ? इकोनॉमिक है और सिर्फ थर्ड में, सेकेंड में इकोनॉमिक लिखा है और थर्ड में इकोनॉमिक्स लिखा है, सिर्फ इसका डिफरेंस है, लेकिन दोनों के मीनिंग में फ़र्क है। तो क्या है? हाँ हाँ राइट। अभी गौरी को भी है ना पार्टिसिपेट करके बताएं। इसमें से नीचे में से कोई भी जो आप पिक करना चाहें। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम साथ में देखते हैं, याद भी रहेगा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप, अफोर्डेबल। जैसा आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि ये जो रिमोट है बहुत इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। मेरा पेन अफोर्डेबल है, ये स्पैक्स अफोर्डेबल है। इकोनॉमिकल का मतलब चीप है, अफोर्डेबल है, उसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है कुछ भी मनी से रिलेटेड। इट्स एन इकोनॉमिक मैटर। इकोनॉमिक मैटर का मतलब मनी से रिलेटेड जो मैटर होता है। जैसे इकोनॉमिक डिसीजन, मनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है मेरे घर में मेरे पापा लेते हैं। सो इकोनॉमिक डिसीजन इन माय हाउस इज टेकन बाय माय फादर। सो इकोनॉमिक का मतलब मनी से रिलेटेड। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ एस का फर्क है। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाली देखिए, नीचे वाली देखिए, सेम है, सिर्फ एस का है। जब एस लग जाता है तो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट बन जाता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। आपको इजी लगता है या बोरिंग लगता है वो आपका मैटर है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। इकोनॉमिस्ट होता है द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। जैसे हमने किया था, जैसे जो मैथ्स में एक्सपर्ट होता है मैथमेटिशियन, स्टैट में एक्सपर्ट स्टैटिशियन, इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमी, जैसे गौरी आपने बिल्कुल बताया, इकोनॉमी हम कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो है डाउन जा रही है,
या यूके की इकोनॉमी में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। सो जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर रहते हैं और हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं जिस एरिया में। अब ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो भी हैं हम यहाँ अर्न करेंगे और यहाँ रहेंगे, तो ये एक इकोनॉमी है। तो हम ये कहते हैं ना कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में एक कंट्री से लिया जाता है, लेकिन वो एरिया होता है ऐसे। इकोनोमेट्रिक्स हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ कॉमर्स के लोग नहीं पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी पढ़ते हैं, साइंस वाले भी। जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है तो उसका नाम डिफरेंट हो जाता है। जब इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स पढ़ा जाता है, मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ा जाता है, तो उसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। डिफ़िकल्ट स्टडीज़ के लिए काम आता है। तो कहीं पर भी ये वर्ड देखेंगे तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है? यूनिट 1 में हमें इकोनॉमिक नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक का मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक से कैसे डिफरेंस है, इकोनॉमिक से कैसे डिफरेंट है ये। God bless you। ठीक है, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, वो पढ़ेंगे इस यूनिट में। और बाकी वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, जो हमने 12th में पढ़ी थी उससे स्लाइटली डिफरेंट है, 11th में पढ़ी थी, वो थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है, वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में पहले कुछ चीज़ें, देन वी विल गो फॉर डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स, अच्छा कुछ सब्जेक्ट्स ना बहुत पुराने हैं और कुछ सब्जेक्ट्स नए हैं। सो बिना स्क्रीन देखे, इकोनॉमिक्स एक पुराना सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है। कैसे पुराना, कैसे आपको पता चला? फॉर एग्जांपल मैम, जैसे पार्टी सिस्टम में हाँ, पहले तो मनी खानी, हाँ, वो एक्सचेंज, मतलब कहीं ना कहीं बातें आती थी एक्सचेंज की, तो सामान खरीदने की, बेचने की। मैं ये कह जा सकती कि कॉमिक्स उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो ट्रेड है, ट्रांजैक्शंस है, उसको वो काम। राइट, एब्सोल्युटली। कि इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वर्ड तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको किस नाम से जानते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे ये सब्जेक्ट। जैसे हमने पढ़ा होगा कभी, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, अर्थशास्त्री। सो वो क्या थे? हाँ, चाणक्य ना। हाँ, तो चाणक्य, हाँ, तो उस समय हम कहते हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से ये जाना जाता था। अच्छा, आज हम अगर हम 1723 की बात करें तो ये कौन सी सेंचुरी पढ़ेंगे हम? 1923 कौन सी सेंचुरी है ये? अच्छा, हम सेंचुरी कैसे पढ़ते हैं पहले वो देखते हैं। जो भी ईयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये 1801 है और 1801 से लेकर 1899 तक जो भी आएगा, इसको हम नेक्स्ट सेंचुरी पढ़ते हैं, इसको हम 19th सेंचुरी बोलेंगे। अभी 2000 में 2024 चल रहा है, 2024, तो ये कौन सा चल रहा है? 2001 से लेकर 2099 तक जो भी चलेगा, तो हम कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी। तो जो भी पीरियड होता है ये 100 इयर्स का, उसकी नेक्स्ट वाला होता है वो बोला जाता है। तो अभी हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st सेंचुरी में।
तो आपकी बुक में बहुत सारे और पर्टिकुलरली चैप्टर 10 में डेट्स कोट नहीं कर रखी है, सेंचुरी कोट कर रखी है। तो सेंचुरी का इंटरप्रिटेशन हमें ऐसे करना है, ऐसे पढ़ते हैं इन जर्नल भी ना। आप ये बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि ये इवेंट 1952 में हुआ था, 19 तो कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था। कोई इवेंट 1411 में हुआ था, तो कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 15th सेंचुरी। जो भी अगर 1401 से लेकर 1499 तक जो भी होगा उसकी नेक्स्ट सेंचुरी बोलेंगे। हाँ ठीक है, इसीलिए अब 2001 2 5 7 10 में जब भी पैदा हुए तो आप कौन सी सेंचुरी में पैदा हुए? 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो हम पहले भी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसका नाम इकोनॉमिक्स नहीं था, पॉलिटिकल इकोनॉमी था। तो पहले इसका नाम क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, अभी जैसे सारे हिंदी के वर्ड्स जो हैं अपने ओरिजिनल नहीं हैं, कुछ वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं। इसी तरह से इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स इंग्लिश का वर्ड है ना, हम ये सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है इंग्लिश का वर्ड तो है, लेकिन जो भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुए थे। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो ग्रीक लैंग्वेज में वहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे। सो इकोनॉमिक्स जो है ओरिजिनल कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ है? ग्रीक से, और इसको ओइकोनोमिया वहाँ पर ग्रीक में ओइकोनोमिया बोला जाता था, और इसका मीनिंग था हाउस होल्ड। ठीक है, अभी ये जल्दी से कुछ वर्ड्स जो है ना साथ साथ में हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको घर पे जाके कम रिविजन करना पड़े। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लेके कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा इसका क्या बोला जाता था ग्रीक में? ओइकोनोमिया, और इसका मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड। यानी कि पहले घर को चलाना पहले भी और अभी भी एक टास्क है। तो घर को जैसे चलाया जाता है तो कंट्री को कैसे चलाया जाता है, अगर मैक्रो के कॉन्टेक्स्ट में देखें, माइक्रो के कॉन्टेक्स्ट में तो एक यूनिट को कैसे चलाया जाता है, इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड है। लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे हमने कहा पहले भी एग्जिस्ट करता था। 1776 में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते थे, तो वहाँ पर 1776 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने, अभी मैं बताऊंगी कि इसको कैसे करना है याद, 2 मिनट रुकिए, बस आप सुनने पर ध्यान दीजिए। ये बुक लिखी उन्होंने। जब बुक लिखी तो ये बुक के बाद जो है ये सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया, और इसलिए इसको फर्स्ट मॉडर्न वर्क इन इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाता है। अगर हम 12th में होते और हमें एग्ज़ाम में लिखना होता डिस्क्रिप्टिव, तो मुझे पूरा ये बुक का नाम याद करना पड़ता क्योंकि मुझे लिखना था। बीकॉम में होती तो मुझे इसका नाम याद करना होता क्योंकि मुझे लिखना था। लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव। अभी मुझे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, सो मुझे 4 ऑप्शंस में से एक देखना है। तो अगर मुझे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पूरा नाम याद नहीं है, इट्स ओके, वेल्थ ऑफ नेशन याद है, इतना चलेगा बस। ठीक है, 1776 मुझे याद होना चाहिए। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़ा सा कि अभी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस कौन से ईयर में लिखा गया, जैसे ऑप्शन 1776, 1876, 1976 और 1900, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको क्रैम नहीं करना है। अब जैसे आपको ये सेंटेंसेस ऐसे क्रैम नहीं करने हैं, सिर्फ समझना है कि कौन से वर्ड से लिया गया ये वर्ड, ग्रीक वर्ड से। इसका कौन सा वर्ड है वो माइंड में रखना है, उसकी स्पेलिंग्स भी आपको याद नहीं करने हैं। सो यहाँ ओरिएंटेशन जो है हमारा डायरेक्शन है चीज़ों को समझना, आगे जाकर हम कोरिलेट करते जाएंगे चीज़ों को, और बस
अंडरस्टैंडिंग गेन करना, और वो थोड़ा थोड़ा जो रिलेवेंट है वो याद रखना, क्रैम नहीं करना है हमें कुछ भी, ठीक है। अभी वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। कौन से ईयर में लिखा था? 1776 में। इकोनॉमिक्स में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में थ्योरीज हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के अलावा। सो कुछ थ्योरीज जो हैं वो डिफिकल्ट हैं और कुछ इजी हैं। जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर हैं। देखो, दो होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल स्टडी, एक होता है हाइपोथेटिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी का मतलब होता है, अब यहाँ पर नहीं कहीं पर यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत जगह आप पढ़ेंगे ये जो काम आएगा। जब किसी रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर स्टडी की जाती है फैक्ट्स के बेसिस पर, तो उसको एम्पेरिकल स्टडी बोला जाता है। जब ऑब्जर्वेशंस या ऐसे ही स्टडी की जाती है तो उसको हाइपोथेटिकल स्टडी बोला जाता है। तो ये याद भी नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन नेचर है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया? हाउस होल्ड। अभी गौरी आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, और 76 में किसने लिखा और क्या लिखा? नहीं, पूरा नाम नहीं, वेल्थ ऑफ नेशंस बस, ठीक है, ठीक है। और आप ये बताएंगे कि इकोनॉमिक्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? पॉलिटिकल। और इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर। हाँ, ठीक है। अभी आप स्क्रीन से देख के भी बोल सकते हैं, ताकि अभी करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स, अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, और दो डेफिनेशन जो हैं वो मेन हर जगह यूज़ होती हैं। इकोनॉमिक्स के जो है, सबसे पहले इकोनॉमिक का हमने क्या देखा था कि इकोनॉमी जहाँ पर हम रहते हैं, सो इकोनॉमिक्स हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? हमें अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? पैसा। हाँ, पैसा चाहिए, चीज़ें चाहिए जिसको हम कंज्यूम कर सके। सो एज अ इकोनॉमी सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन के लिए हमें और क्या चाहिए? कंजम्पशन कब कर सकते हैं हम? जैसे मुझे रोटी, चावल, दूध, मोबाइल और ये सब चीज़ें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, स्पेस, कपड़े। तो ये सब क्या चीज़ें हैं मेरे लिए? कंज्यूम करूँगी तभी मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। सो ये ह्यूमन रेस से रिलेटेड है। अभी इस सर्वाइवल के लिए जो मुझे जो चाहिए कंजम्पशन के लिए, ये अपने आप हो मिल जाएंगे मुझे? तो नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा तभी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो प्रोडक्शन करेगा वहाँ से जो वो बनाएगा, तो वहाँ पर कुछ वर्कर्स काम करेंगे। जो वर्कर्स को पैसे मिलेंगे, वहीं से वो पैसों से क्या करेंगे? कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे कौन सी डेफिनेशन से रिलेटेड है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस किससे है? ह्यूमन से रिलेटेड है ना, कि सोशली इंसान कैसे सरवाइव करता है वो। सो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है किसकी? सोशल साइंस की। उसमें किन तीन चीज़ों को स्टडी किया जाता है? पहले कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चीज़ें इसमें रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज़ जो हमें आगे भी ध्यान रखनी है, जहाँ पर जब हम गुड्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज भी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे कंजम्पशन के लिए आटा, चावल, चीनी ये सब चाहिए, तो मुझे कंजम्पशन के लिए सर्विसेज भी चाहिए। आप किसी की सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो तो ये भी आपका कंजम्पशन है। तो गुड्स का मतलब इस चैप्टर में नहीं, गोइंग फॉरवर्ड चैप्टर में भी कंजम्पशन मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई या जो भी चैप्टर्स में बात करेंगे, तो गुड्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है।
ठीक है, आप एटीएम की फैसिलिटी, बैंकिंग की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी तो कंजम्पशन है ना। आप टीवी देख रहे हैं तो वो भी एंटरटेनमेंट की सर्विसेज हैं, तो वो भी कंजम्पशन है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, यही ना कि खाना पीना, और खाने पीने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसको प्रोडक्शन करेगा उसको जो पैसा मिलेगा उसी से वो क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। तो 3 चीज़ें क्या सीक्वेंस में आ गई सोशल साइंस वाली ब्रांच में, और ये कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है, सोशल साइंस। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन के लिए हम चलते हैं, अभी रुकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन में बताना हो आज वेदर कैसा है, आपको बताइए कि आज वेदर कैसा है, मतलब कि आपको 2 लाइन्स में बताना है, कैसे बताएंगे? वेदर आज का रेनी है। ठीक है, और पहले से कम आज ह्यूमिडिटी है। अच्छा आप बताइए। ठीक है, एक ही चीज़ है लेकिन आप दोनों ने उसको अलग अलग डिस्क्राइब किया। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं, इकोनॉमी की स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पर जो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए या जो सूट करता है एक डेफिनेशन देते हैं चीज़ों की कि इस तरीके से किया जाए। अब डिफरेंट टाइम पर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, सोसाइटी ग्रो कर रही होती है तो उनका एनालिसिस डिफरेंट होता है, तो उनकी डेफिनेशन भी अलग होती है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन जो बहुत पहले वाले इकोनॉमिस्ट थे उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे, उनके बाद के वाले जो आए उनको न्यू क्लासिकल बोला जाता है, और आजकल के जो हैं मतलब कि उनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोला जाता है। सो जैसे जैसे चेंजेस आए, उन्होंने जो भी उनके एनालिसिस थे उसके बेसिस पर उनकी डेफिनेशन भी बदली, इसीलिए हमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अभी हमने एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, वो बड़ा नाम भूल जाओ, वो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ एंड वेल्थ ऑफ नेशंस, इतना आप याद रखेंगे तो बोलते हैं। तो उन्होंने वेल्थ वाली चीज़ है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, तो वेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ थी अगर एडम स्मिथ ने लिखी थी तो आपके एग्जाम में ये आ जाएगा कि जो वेल्थ वाली डेफिनेशन है वो किसने लिखी। 4 इकोनॉमिस्ट के नाम दिए जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एडम स्मिथ। तो इसमें आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो जो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी, वेल्थ वाली डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी। इसी तरह थे एल्फ्रेड मार्शल, अभी हम गोइंग फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो फिर हम आगे पीछे जाके को रिलेट कर लेंगे। एल्फ्रेड मार्शल ने जो मटेरियल वेल बीइंग या वेलफेयर वाली जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। अगर चॉइस मेकिंग की डेफिनेशन ये किसने दी है, रॉबिन्सन ने, लियोनल रॉबिन्सन ने। अगर आपको पूरा नाम नहीं भी याद है, आपको लिखना नहीं है, स्पेलिंग याद नहीं करनी है, इट्स ओके, स्पेलिंग नहीं याद है, पूरा नाम रॉबिन्स याद है ना, बस इतना याद है तो ठीक है। ये कौन सी डेफिनेशन है, चॉइसेस वाली, स्कैर्सिटी वाली डेफिनेशन, और डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली पॉल ए सैमुएल्सन ने दी थी। ठीक है, डिफरेंट टाइम पर आए, डिफरेंट सोसाइटी की नीड थी। पहले उन्होंने कहा नहीं वेल्थ से रिलेटेड है, बाद वाले लोग आए उन्होंने कहा नहीं वेल्थ नहीं, ये लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड है। वेलफेयर ने कहा नहीं ये वेलफेयर से नहीं, ये चॉइसेस से रिलेटेड है। इसी वजह से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये जो 2 डेफिनेशन हैं, सोशल साइंस वाली और स्कैर्सिटी वाली, जो रॉबिन्स ने दी थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस डेफिनेशन को, सेकंड डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, वांट्स क्या होता है, हाँ चाहिए। अगर मुझे मेरे पास अगर पायलट पेन है तो आई प्रेफर मेरा पार्कर पेन हो, अगर मेरे पास सेंट्रो है तो मुझे होंडा सिटी चाहिए, और अगर मेरे पास सैमसंग है तो मुझे क्या चाहिए, एप्पल चाहिए। तो मेरी वांट तो ये है, और आपकी मतलब कि ऐसे
हर एक की अलग अलग होती है ना। तो वांट जो है हमारी सबकी वांट्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और ये लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अच्छा, अनलिमिटेड क्यों होती हैं भाई? जैसे कि अगर मैंने हाँ, मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और मतलब बड़ी चॉइस अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि हम एक ही चीज़ से हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छा ठीक है। और जैसे अब घर में अगर हम फैमिली में रियल लाइफ देखें, मम्मी अगर हम घर में 2-3 सिबलिंग हैं, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की इनकम क्या है, लिमिटेड है, मतलब कि एक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपी पर मंथ है तो 1 लाख रुपी पर मंथ का ही उनकी इनकम है। लेकिन अगर मैं और मेरे सिबलिंग है, मेरा सिबलिंग है और हम दोनों आईफोन चाहेंगे, ये चाहेंगे, तो इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कितने हो गए इस केस में, 1 लाख। हाँ, मतलब कि रिसोर्सेज जो मनी है पूरी फैमिली के लिए वो लिमिटेड है। अगर मेरी वांट जो है वो फुलफिल कर देंगे तो किसी और की वांट क्या हो जाएंगी, कम फुलफिल। तो इस तरह से मदर की भी वांट होंगी, फादर की भी होंगी, वो क्या होंगी, कम फुलफिल हो पाएंगे। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना। फैमिली में रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, कि जितनी इनकम है पेरेंट्स की, रिसोर्सेज उतने लिमिटेड हैं। लेकिन हम सबकी फैमिली में रहने वालों की वांट क्या है, अनलिमिटेड। जैसे मम्मी को भी पार्टी में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हमें भी पार्टी में जाने के लिए, फ्रेंड्स में जाने के लिए एक अच्छा सा फ़ोन तो चाहिए ही। तो हम सबकी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। और एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एब्सोल्यूट, ये जो रिसोर्सेज हैं ये एब्सोल्युटली स्केयर हैं या रिलेटिवली स्केयर हैं। इसका मतलब रिलेटिवली स्केयर है, इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी आई, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और पानी है, और पानी अगर मुझे बिल्कुल नहीं मिला तो ये क्या है, एब्सोल्यूट स्कैरसिटी, जितना चाहिए कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर मुझे आधा गिलास मिल गया, पौना गिलास मिल गया, 1/4 मिल गया, तो मुझे कुछ तो मिला ना। तो मुझे सेटिस्फाई तो हो गई मेरी वांट, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो ये क्या है, रिलेटिवली स्केयर है, ठीक है। आपको अगर पापा से पॉकेट मनी चाहिए से पर मंथ 5000, लेकिन पापा को और भी चीज़ें देखनी है, पापा ने बोला कि आपको 3000 रुपये पर मंथ पॉकेट मनी मिलेगी, तो ये आपकी वांट एब्सोल्युटली सेटिस्फाई नहीं हुई या रिलेटिवली सेटिस्फाई हुई। अगर आपको 5000 आप बोलते हो और कुछ भी नहीं मिलता तो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, शॉर्टेज। कॉमन सेंस में हम मानते हैं शॉर्टेज। तो ये जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं उन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज है ही नहीं। जब रिसोर्सेज हैं ही नहीं तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट स्कैरसिटी है, लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं हैं तो ये क्या है, रिलेटिव स्कैरसिटी है। तो स्कैरसिटी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन केसेस में ये रिसोर्सेज जो हैं एब्सोल्यूट स्केयर हैं या रिलेटिव। तो रिलेटिव स्केर्सिटी का एक एग्जांपल आप सोचिए और बताइए। हाँ, एक पर्टिकुलर फ्रिज की मॉडल की जरूरत है और हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस लेवल का ले सकें, लेकिन उसकी जगह हम सिंगल डोर कर लेंगे। ये रिलेटिव। हाँ, तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, पर्पस आपका था चीज़ों को कूल रखना ताकि वो ख़राब ना हो, वो पर्पस सेटिस्फाई हो गया। लेकिन आपकी जो वांट थी फ्रिज की वो रिलेटिवली सेटिस्फाई हुई। हाँ, वांट सेटिस्फाई नहीं हुई तो वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, लेकिन जो स्कैरसिटी है ये क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप कोई एग्जाम्पल क्रिएट करिए रियल लाइफ में से। मुझे मोमोज खाने थे, हाँ, मतलब 6 मोमोज, लेकिन मुझे मिले सिर्फ 3, तो वो रिलेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक, जितना हमें चाहिए। तो चीज़ें क्या है, अच्छा सो ऐसा हो सकता है क्या
कि ये वांट्स जो हैं मेरे पापा इतने अमीर हैं कि मैं जो भी चाहूँ वो मुझे ले देते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पार्कर का पेन चाहिए वो मिल जाता है, मैं बोलूँ कि मुझे राडो की वॉच चाहिए वो मिल जाती है, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए वो मिल जाता है। तो वांट मेरी लिमिटेड है, तो फिर मेरी वांट सेटिस्फाई हो सकती है कि नहीं? नहीं मैम, क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे आज हमने हमारे साथ कुछ आईफोन 30 40 आ गया, वो उससे भी ज़्यादा एडवांस है, तो मन चाहेगा कि वो हम ये कह सकते हैं हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। कुछ चीज़ों में जो पूरी हो रही है, मतलब उतनी नहीं पूरी लेकिन इन कंपैरिजन पूरी हो रही है, तो रिलेटिवली कह रहे हैं, अदरवाइज वांट्स जो है अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड हैं और नॉट ऑल द वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। कैन ऑल द वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग बी सेटिस्फाइड? नो। क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक वांट ये सेटिस्फाई हो भी गई तो दूसरी वांट अराइज हो जाएगी। ठीक है, आपने पापा को बोल दिया कि जो मेरी पॉकेट मनी है 5000 होनी चाहिए, पापा ने बोला ओके बच्चे ले लो। उसके बाद फिर आपकी एक नई वांट अराइज हो जाएगी कि ठीक है इसके बाद ना मुझे ये चाहिए। हाँ तो ठीक है, सो वांट्स क्या है, इसलिए अनलिमिटेड है कि मेरी एक वांट सेटिस्फाई होगी तो दूसरी अराइज हो जाएगी, दूसरी सेटिस्फाई होगी तो तीसरी अराइज हो जाएगी। तो इसलिए सारी वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। सो कीवर्ड्स पढ़िए, ह्यूमन बीइंग्स हैव unlimited wants and wants are to resources to fulfill that wants are relatively scarce or not all the wants can be satisfied। अच्छा ठीक है, अभी हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। पॉकेट मनी कितनी चाहिए थी? 5000। और पापा को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छा गौरी को भी चाहिए, इसके ब्रदर या सिस्टर को भी चाहिए, उनकी मम्मा को भी चाहिए कुछ ना कुछ, और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करके तो उनको देखना पड़ेगा कि हाँ 5000 फिजिबल है गौरी के लिए पॉकेट मनी या फिर कम करें, तो उनको चॉइसेस करनी पड़ेगी। अच्छा तो गौरी को 5000 दे देते हैं, किसी और चीज़ में कम कर लेंगे, या गौरी को कम दे देते हैं, ये चीज़ पूरी कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे उन्होंने उसमें से क्या किया, बेस्ट ऑप्शन चूज किया, डिसाइड करना पड़ा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो सेम ही है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमें सर्वाइव भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस करने पड़ेंगे। चॉइसेस को दूसरे लैंग्वेज मतलब कि और कैसे बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि पूरी कंट्री में जितने अच्छा अब ये जो स्केर्सिटी है ये सिर्फ गौरी के लेवल, गोरांशी के लेवल पर या मेरे पूनम के लेवल पर ही है, हाउस होल्ड के लेवल पर ही है या कहीं और भी है? और हाउस होल्ड लेवल पर स्केर्सिटी है? अच्छा ये बताइए, फर्म लेवल पर स्केर्सिटी है? फर्म का मतलब कैसे होगी? जैसे कि मतलब उन्हें और स्टॉक चाहिए था, मतलब उन्हें सामान और चाहिए था, इसकी रॉ मटेरियल चाहिए था, लेकिन अब वो मिल नहीं पा रहा है, मतलब थोड़ा ही मिल रहा है। तो हाँ, वो किसी भी सेंस में हो सकता है कि उनको हाँ जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उतने एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जितना मनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उतना नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं है कि काम नहीं कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जितना चाहिए होगा उतना नहीं मिल रहा। तो रिसोर्सेज फर्म के लिए भी स्केयर है। अच्छा गवर्नमेंट के लेवल पर, गवर्नमेंट के पास तो पूरा है भाई, वो तो टैक्स ले लेती है, गवर्नमेंट के लेवल पर तो स्केर्सिटी नहीं होनी चाहिए है? कैसे जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से अपनी इनकम को देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मान जैसे डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स को एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ ये रेवेन्यू जनरेट है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो मतलब मैक्सिमम जो इकोनॉमी चल रही है उसको सेटिस्फाई करना। लेकिन हमने जैसे बोला ना मैम कि वॉट्स अनलिमिटेड और जो नीड्स है उनको करने के लिए वो लिमिटेड है, तो उससे गवर्नमेंट में बहुत जैसे मान लीजिए मैम बजट एक आया, ठीक है, उन्होंने कहा कि रेलवे में हम इतना लगा देंगे, फाइनेंस में हम इतना कर देंगे, लेकिन
लेकिन कुछ ऐसी सी जगह है कि जहाँ पे उतना नहीं हो पा रहा है जितने, जैसे फार्मर्स के ऊपर, जैसा फार्मर बहुत जगह महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे हैं, मतलब उनके पास उतना है नहीं, सब रिसोर्स होने के बाद भी उनके पास उतना कुछ कमी है। हाँ, तो हमने देखा, बिल्कुल सही बोला कि अगर गवर्नमेंट के लेवल पर स्केर्सिटी नहीं होती तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता, सब लोगों को रोजगार ही नहीं दे देते हैं, इतनी पॉवर्टी क्यों होती, अगर रिसोर्सेज कम ही नहीं होते तो उन लोगों को नहीं दे देते। तो यानी कि स्केर्सिटी गवर्नमेंट के लेवल पर भी है, इंडिविजुअल लेवल पर हमने देखा हाँ है, गवर्नमेंट के लेवल पर है, हाउस होल्ड के लेवल पर है, फर्म के लेवल पर है, इंडस्ट्री के लेवल पर है। अच्छा, यहाँ पर तो स्केर्सिटी है, कंट्री के लेवल पर स्केर्सिटी है क्या? कंट्री के लेवल पर कैसे है? जैसे मैम जोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैम पंजाब की साइड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की साइड देख लीजिए, मैम जहाँ पे वाटर की सप्लाई अच्छी है वहाँ जैसे ग्रीन रेगुलेशन पंजाब से ही है, ठीक है, लेकिन और पार्ट्स ऑफ द मतलब कंट्री के कुछ स्टेट्स को ले देखिए, हर चीज़ हर जगह को मिल सकती है, ठीक है। ठीक है, और आप कुछ एग्जाम्पल सोचिए। और जैसे कि हमें हमारी कंट्री में किसी चीज़ की डेवलप करनी है और दूसरी कंट्री के पास है वो चीज़, तो हमारी कंट्री के पास तो स्कार्सिटी है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं है जितनी जापान में है, फॉर एग्जांपल, या यूएस में है, या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, तो हमारी कंट्री में उस चीज़ की तो स्कैर्सिटी है ना, है। तो ऐसे भी लेकिन यूएस में स्कैर्सिटी है क्या? वहाँ तो इतनी रिच कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पर स्कैर्सिटी है क्या? कैसे स्कैर्सिटी है? लोगों पे कर्जा बहुत है, मतलब वो रह तो रहे हैं लेकिन उनको कर्जा बहुत है, मतलब वही कुछ शो ऑफ के चक्कर में। ठीक है, तो स्केर्सिटी का मतलब अगर हम कंट्री एज अ होल के लेवल पर देखें तो वहाँ जो आप बोल रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सही एग्जांपल है। लेकिन अगर हम कंट्री के लेवल पर देखें तो कुछ एरियाज़ वहाँ पर जैसे बर्फ़ बहुत होती है या ठंडे हैं, तो कुछ फूड ग्रेन आइटम्स नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जो चीज़ वहाँ पर लेबर इजीली नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो वहाँ पर हर एक कंट्री के अपने कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वो रिच है। कोई कंट्री किसी रिसोर्सेज में रिच है और कोई कंट्री किसी रिसोर्सेज में रिच है। तो ये जो रिचनेस है ये कंट्री वाइज डिफरेंट है। तो जिस चीज़ में रिच नहीं है उसकी क्या है, उस कंट्री में स्कैर्सिटी है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा कि ये स्कैर्सिटी किस लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर है, गवर्नमेंट लेवल पर है, कंट्री लेवल पर है। स्कैर्सिटी किस लेवल पर है बच्चे? सारे लेवल पर है। अभी तो हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है क्या? तो फिर हमने कंट्री लेवल पर कैसे बोला? तो सारे लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर भी है, इंडस्ट्री लेवल पर भी है, फर्म लेवल पर भी है, गवर्नमेंट लेवल पर है, सारे लेवल पर स्कैर्सिटी है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इकोनॉमी लेकिन है जहाँ पर स्कैर्सिटी नहीं है, हर जगह स्कैर्सिटी है। एक क्वेश्चन में आ जाएगा कि एक बिलियनियर इकोनॉमी है जहाँ पर सब बिलियनियर हैं, सबके पास बहुत पैसा है, तो वहाँ पर स्कैर्सिटी है कि नहीं है, वहाँ पर भी स्कैर्सिटी है, क्योंकि वहाँ पर भी काम करने के लिए तो लोग ही होंगे जिनको कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, उनकी वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो स्कैर्सिटी वहाँ पर भी है। सो कुछ भी ले लो, किसी भी तरह का। अब कॉन्सेप्ट हमें समझना क्या है कि स्कैर्सिटी हर एक लेवल पर है। अब क्वेश्चन में हमने कहा था टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमने कहा था फैक्ट्स बेस आएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बेसिस पर कोई सिनेरियो बना के दे देंगे, दो कंट्रीज़ का, इंडिया का और चाइना का एग्जाम्पल, इंडिया और यूएस का एग्जाम्पल, तो बोलेंगे कहाँ स्कैर्सिटी है कहाँ नहीं है। तो आपको ऐसे कोई कंट्री नहीं सिलेक्ट करना। तो हमने अब समझ लिया कि स्कैर्सिटी हर जगह है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, स्कैर्सिटी अब हर एक लेवल पर है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि स्कैर्सिटी हर जगह है। स्कैर्सिटी का ये स्क्रीन पर देखिए, स्कैर्सिटी रियल लाइफ का अगर बोले तो स्कैर्सिटी चीज़ों के लिए भी है। स्कैर्सिटी कैसी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, हाँ
हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट स्केर्सिटी तो बहुत ही रेयरेस्ट होती है। रिलेटिव स्केर्सिटी है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो रिलेटिव स्केर्सिटी है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे पानी है, पानी की जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता इस केस में, है ना, तो ये रिलेटिव स्केर्सिटी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ है ही नहीं, है, कम है, वहाँ पर भी सिर्फ टैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल चीज़ों की भी स्केर्सिटी। एग्ज़ाम में टाइम कितना चाहिए, पेपर लिखने के लिए थोड़ा सा और मिल जाए पेपर कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर भी क्या है, स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेज, ठीक है। और स्केर्सिटी किस लेवल पर है, ऑल लेवल, वेरी गुड। स्केर्सिटी किस लेवल पर है, ऑल लेवल। अच्छा, फंडामेंटल फैक्ट्स 3 कौन से हैं, सारी मनोन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और उसके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, हाँ, रिलेटिव स्केयर है या कम है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ता है, चॉइस या डिसीजन करना पड़ता है। सो ये वाली ही डेफिनेशन एक बार हम पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स में मेजरली यूज होती है। स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of the human beings in the society। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, स्कैर्स, हाँ, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब स्कैर्सिटी से रिलेटेड। तो स्कैर्सिटी वाली डेफिनेशन किसने दी, फिर चॉइस वाली डिसीजन मेकिंग वाली डेफिनेशन किसने दी, ठीक है, हम ऐसे को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एग्जाम में वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे कि ये अभी दे देंगे कि वांट्स का दूसरा नाम जो है एंड होता है, ठीक है। एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो चाहिए हमें अल्टीमेटली वो चाहिए, तो हमें वो अल्टीमेटली चाहिए तो उसको एंड बोलते हैं। रिसोर्सेज का दूसरा नाम मीन्स है, यानी कि जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही डोंट हैव सफिशिएंट मीन टू बाय दिस थिंग, तो मीन्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। तो रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है, मीन्स है, और वांट्स का दूसरा नाम क्या है, ये याद रखना है। अगर हमें थियोरेटिकल लिखना होता तो हमें सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें याद रखनी होती है, इनका दूसरा नाम नहीं भी याद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें अब आपको वर्ड जो है वांट्स और रिसोर्सेज नहीं देंगे, आपको एंड और मीन्स दे दिया। अब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि वांट्स को एंड बोलते हैं और रिसोर्सेज को मीन्स बोलते हैं, तो आपको लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है कि इस तरीके से दूसरे नाम आएंगे और उस दूसरे नाम के बेसिस पर फिर आपसे कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे, इस तरह के पैटर्न से आएंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा, अब जल्दी से एक क्विकली देखते हैं, इतना तक क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक्स पर हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पर नहीं पहुंचे हैं। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करके क्या कर लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या कर लेंगे, बताओ। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, हम कुछ मीन्स है, कुछ एंड है, इनकम मीन्स वांट, मीन्स रिसोर्सेज। तो अगर जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ रहे हैं, इस कंट्री के बारे में, तो उस लेवल से हमको समझ आएगा। जैसे अगर इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े, जैसे घर पे जैसे एक ही सिंगल फादर है कमाने वाले, तो वो एक मतलब मीन है हमारे पास, एक ही मीन, तो उसमें इतनी सारी वांट्स कैसे कंप्लीट। तो इन सब की स्टडी को जब हम चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े, चाहे मतलब बड़े लेवल पे पढ़े, वो सब हम जान करके एक जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उसका सोल्यूशन। ठीक है, और आप अपने वर्ड्स में बताइए। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सब का सॉल्यूशन निकाल सके और मतलब बेटर ऑप्शन ला सके, ठीक तो है, और अच्छा हो सकता है। ठीक है। हम जो है जब क्या होती हैं, जब हमें चीज़ें पता नहीं होता है तो हमारे सोचने का एंगल
अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज की डेट में जब बाहर के देशों में गल्फ़ वॉर चल रहा है और हमारे देश में चीज़ें की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जो कॉमन मैन है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? उसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि सरकार अच्छी नहीं चल रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। गली के नुक्कड़ पर या कहीं पर भी जो बहुत बड़े लोग होते हैं घर में, उनका ये कमेंट होता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप देखते हो कि कोई कंट्री में वॉर चल रहा है, हमारी कंट्री में जितना भी फ्यूल है, सारी चीज़ें हमने बताया, हमने अभी देखा कि कंट्री में रिसोर्सेज क्या हैं, रिलेटिवली स्केयर हैं। स्केयर है का मतलब कम है। तो हमारी कंट्री में जैसे फ्यूल नहीं होता है, हमें फ्यूल के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है, कोई कंट्री हमसे कुछ फूड ग्रेन आइटम्स मंगवाती है। तो अगर हमें वहाँ पर वॉर चल रहा है, अभी भी वॉर चल रहा है ना, और वहाँ से हमारा अगर मान लो इम्पोर्ट होता है फ्यूल का और वहाँ पर वॉर चल रहा है, तो वहाँ फ्यूल के प्राइसेस क्या होंगे? वो वहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस हाई होंगे। अगर फ्यूल के प्राइसेस हाई हो गए तो एक जगह से दूसरी जगह सब चीज़ें एक ही जगह प्रोड्यूस होती हैं। अगर मान लो वो फ्यूल इंपोर्ट होके कहीं पर भी आया, किसी सी के पास आया, मान लो चेन्नई में आया, ठीक है, उस एरिया में आया और दिल्ली में सामान चाहिए, तो वो फ्यूल इंडिया में क्या आएगा? पहले तो महंगा आएगा। अब इंडिया से सब चीज़ें चेन्नई में ही नहीं चाहिए होंगी, पूरी कंट्री में चाहिए होंगी, तो वो फ्यूल जो है जहाँ पर जाएगा, जिससे जो चीज़ें जाती होंगी, सिर्फ फ्यूल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर वेजिटेबल्स जाएंगी तो वेजिटेबल्स के दाम भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो हमें चीज़ों को कोरिलेट करना, एनालाइज करना, डीपली चीज़ों को समझना आ जाता है, फिर हम वेग स्टेटमेंट नहीं देते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से ये होगा। It enables us to develop an analytical approach that help in understanding and analyzing a wide range of economic issues. तो हमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो जितना आसपास देखेंगे वहीं तक पता होगा, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंट्री एज अ होल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल चीज़ों के एज अ होल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा देखने का एंगल कैसा हो जाएगा? ब्रॉडन हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा, हमारी एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और क्या होता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, ठीक है, ये श्योर है। क्वेश्चन अब ऐसा ही आ जाएगा, आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स कैन ऑल द प्रॉब्लम बी सॉल्व? सो आंसर इज नो। इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमारी सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, लेकिन हमें ये अप्रोच मिल जाएगा कि चीज़ों को राइट कॉन्टेक्स्ट में देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, वो हमें पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता, तो सब इकोनॉमिक्स पढ़ के सॉल्व कर रहे होते हैं। कोई भी एक चीज़ पढ़ने से, बी इट इकोनॉमिक्स और एनीथिंग, कि सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन चीज़ों को हमें क्या देखना आ जाएगा? राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये अप्रोच हमें आ जाएगी। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो भी होती हैं कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? रशिया, है ना, रशिया गए थे। तो रशिया, कुछ लोग क्या कहेंगे किस लिए गए थे? घूमने कहेंगे, और कुछ लोग क्या कहेंगे कि एक रिलेशनशिप मेंटेन्स करने, ठीक है। तो ये हमारा देखने का एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन ये भी बहुत सारे फैक्टर से इफेक्टेड होती हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है, कैसे एग्रीमेंट करके आया, एंड बहुत सारी चीज़ें, तो पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है, लेकिन और भी चीज़ों से ये इम्पैक्ट होती है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से फिर 1 मिनट का क्विक रिविजन करते हैं। अच्छा, अब मैं इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब बच्चे, हाँ, अरे रुको, हाँ, ये इकोनॉमी, एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, हाँ,
ठीक है, और इकोनॉमिक, मनी, शाबाश, वेरी गुड। और इकोनोमेट्रिक्स, जब मैथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ हमें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल, बजट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है? इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? हाँ, इकोनोमिया से। इसका मीनिंग क्या है? हाउसहोल्ड। याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लास में तो देख के बता सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो आप बिना देखे बताइए। क्लास में आप देख के बता सकते हो, आई कांट एक्सपेक्ट कि आपको बताया है तो सब याद होगा, वो नहीं, ठीक है। और एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? ठीक है, कौन से ईयर में लिखी थी? 1776। 19th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स को किससे जानते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक थ्योरीज क्या हैं? हाइपोथेटिकल एंड सजेशन। ठीक है, और वेल्थ वाली डेफिनेशन किसने दी थी? वेरी गुड। और मटेरियल वेलबींग या वेलफेयर वाली डेफिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल। शाबाश। और जो स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन? रॉबिन्सन। वेरी गुड। और डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली? पॉल के। ठीक है। इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन है सोशल साइंस से रिलेटेड, उसमें 3 कीवर्ड्स क्या हैं? ठीक है। जो स्केर्सिटी वाली है डेफिनेशन है, उसमें 3 कीवर्ड्स क्या हैं? पौरांशी आप बताएंगे। ना, रिलेटिव स्केयर है, हाँ हाँ बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, हाँ, और बॉन्ड्स को एंड कहते हैं, रिसोर्सेज को मींस कहते हैं, और हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। अगर एक कंट्री में लैंड जो है, सबके हमें जितने भी लोग हैं उन सबके सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। अगर उस लैंड पर जो है सबके सब फैक्ट्री लगा दे, कुछ अनाज बोए ही नहीं, तो क्या होगा? जो इकोनॉमी होगी वो डिस्टर्ब है ना, तो चॉइस करनी पड़ी ना, क्योंकि रिसोर्स क्या है? लैंड जहाँ पर है, तो वो क्या है? लिमिटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? चॉइस मेकिंग से रिलेटेड है ये डेफिनेशन, ठीक है, रॉबिन्स ने, ठीक है। और वांट्स का दूसरा नाम क्या है? और रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है? शाबाश। और स्केर्सिटी एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन होगा क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने से फिर? हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ। एनालाइज करने लगेंगे चीज़ों को, हाँ और हमें मतलब समझ आने लगेगा कि हाँ कुछ सॉल्व है। हाँ, करेक्ट पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम प्रैक्टिकली जाके कुछ करते हैं क्या, या थ्योरी? मतलब कि इकोनॉमिक्स तो थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना अभी, और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में हम ये होता है कि सबसे पहले बिजनेस में बैठ के वो थ्योरीज पढ़ते हैं या कुछ प्रैक्टिकल करते हैं? प्रैक्टिकल, मतलब अगर किसी भी चीज़ को अगर हम बिजनेस बोलना चाहते हैं तो उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है, कभी वो चीज़ बिजनेस हो सकती है। इकोनॉमिक्स के मतलब जैसा अभी मैम आपने बताया कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे किसी भी चीज़ को पढ़ने का सिचुएशन का हम काफ़ी एनालिटिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बिजनेस का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स से जो हमारी इकोनॉमी में पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो मिक्स सेक्टर हो, उसमें हेल्प आउट करना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है हर एक फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, और उसमें इम्पॉर्टेंट है। हम कॉमर्स में हैं। अभी हमने इकोनोमेट्रिक्स किया था जिसमें मैथ्स और स्टैट के साथ जो टेक्निकल लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स जब बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो सिर्फ थ्योरीज हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। एक चाय वाला जो है चाय बेच रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, या किराने वाला किराने की दुकान चला रहा है, स्टोर वाला चला रहा है, तो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं? प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है?
थ्योरी ही मतलब ही काइंड ऑफ थ्योरीज ही हैं। सो जब हम थ्योरीज को जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के डिफरेंट थ्योरीज को प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्केयर रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूज़ कर सके उसकी डिसीजन मेकिंग हमारी बेटर हो जाती है। ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं साथ में। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक business decisions involving the best use of an organization's scarce resources। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इस लाइन में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसे बोलेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ा है एनालिसिस को उसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, बिजनेस में। किस चीज़ के लिए, डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि बिजनेस में भी क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, ये एक डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, जोएल डीन ने। ये आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये जोएल डीन ने। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब जो है थ्योरीज को प्रैक्टिकली, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी ले लीजिए, थ्योरीज को अगर हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो प्रैक्टिकली अप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग होते हैं, लेबर भी होती है जो काम करेगी, मिडिल मैनेजमेंट भी होती है, अपर मैनेजमेंट भी होती है। सो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर डिसीजन, इकोनॉमिक्स को पढ़ के ये डिसीजन वगैरह काम कौन करेगा, लेबर करेगी या मैनेजमेंट करेगी, पक्का लॉक कर दिया जाए। तो इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट यूज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसलिए इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो मैनेजमेंट यूज करती है एनालाइज करने के लिए, उसको बिजनेस। जैसे अभी कोई किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, सर्वे करवाएगी या कुछ करेगी, तो सर्वे कहाँ पर करवाना है, कैसे करवाना है, वो डिसीजन मैनेजमेंट लेगी। दो की नीचे के लोग जाके सर्वे कंडक्ट करेंगे, फिर उनको एनालाइज करके रिपोर्ट करके कि प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो प्रोडक्ट को कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगी ना। तो ये किसने, इकोनॉमिक्स के जो ये स्टडी करके या जो स्टैट्स आए, अब इकोनॉमिक तो वो कौन करेगा, मैनेजमेंट के लोग करेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसके सेकेंड पार्ट पर जाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, पहले हम उसमें चलते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है वो दो तरह का इकोनॉमिक्स होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो के माइक्रो का स्पेलिंग पढ़ना जरा, आपने माइक्रो का पढ़ा, आप पढ़िए मैक्रो का। तो एम भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, सिर्फ ए का और आई का डिफरेंस है ना। सो आई का मतलब यहाँ इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट। इंडिविजुअल का मतलब क्या, गौरांगी इंडिविजुअल, पूनम इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल, ये वाले इंडिविजुअल, और एग्रीगेट का मतलब कंट्री के लेवल पर। लेकिन एक फर्म है वो क्या है, मैक्रो में आएगी, माइक्रो में आएगी, मैक्रो में आएगी। अच्छा, एक इंडस्ट्री है वो किस में आएगी, अच्छा अब देखते हैं। लेकिन माइक्रो का मतलब सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, एक से होता है। वो एक क्या हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती हैं, डीसीज फर्म हो सकती हैं जो मिलके एक इंडस्ट्री बनाते हैं। वो भी क्या है, माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो छोटा। जब तक कि हम ये नहीं कहते कि कंट्री एज अ होल है, वो मैक्रो नहीं होता है। हाँ, तो अब आप याद रखेंगे, आपने माइक्रो बोला था ना, ये मैक्रो का पार्ट है। सो माइक्रो में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, अभी मैंने कहा कि एक फर्म भी आएगी, एक इंडस्ट्री भी आएगी। तो फर्म के लेवल पर जो क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं,
इट्स अ प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कि ये रिमोट का बना रही हूँ तो ये प्रोडक्ट की स्टडी जो है, रिमोट की स्टडी माइक्रो का पार्ट होगी, मैक्रो का? माइक्रो का। एक प्रोडक्ट की स्टडी है, प्राइसिंग की स्टडी है कि इसका प्राइस मुझे कितना रखना चाहिए। एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग है तो किसकी स्टडी है? माइक्रो का पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर मैं इसका प्राइस ज़्यादा कर दूं तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, वो उसकी स्टडी क्या है? माइक्रो है। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब फिलहाल ये समझ लीजिए इनपुट्स, जो भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, इनपुट्स के बनाने के लिए जो भी पैसा देती हूँ, रेंट इंटरेस्ट, वो आपको याद है? तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को जो मैं पैसा देती हूँ वो मेरे फैक्टर प्राइस के हैं, ठीक है। वो क्या है? वो भी माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का नहीं है। इसके बेसिस पर MCQ आएंगे, अब ध्यान रखना है। एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। मान लो अभी मैं चार जो है मारुति की, टोयोटा की, हुंडई की और कोई एक ब्रांड और है, उसकी स्टडी कर रही हूँ। तो ये स्टडी जो है चार जो कंपनीज की स्टडी कर रही हूँ, तो ये माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का? माइक्रो का। क्यों? क्योंकि ये चार फर्म जो है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करती हैं। सो एक अगर मैं इंडस्ट्री की भी स्टडी कर रही हूँ तो ये किसका पार्ट है? माइक्रो का पार्ट है। ये इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, अ सेक्शन ऑफ पीपल की फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल कि CA फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं सिर्फ उनकी स्टडी कर रही हूँ कि उनका पास परसेंटेज कितना है, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या कुछ भी स्टडी कर रही हूँ, एक सेक्शन ऑफ पीपल है, तो ये माइक्रो है, मैक्रो है? माइक्रो है, ठीक है। जब तक सब्जेक्ट मैटर पूरा वाइड नहीं होता ये माइक्रो है। एक इंडस्ट्री भी क्या है? माइक्रो है, ठीक है। इसमें ये फंडामेंटली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और हम ये क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये अभी। ए का मतलब, मैक्रो का मतलब हमने कैसे याद रखना है? इसमें ए का मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, एग्रीगेट का मतलब सम ऑफ या टोटल। टोटल बोल लें, सम ऑफ बोल लें, एक ही बात है। जब हम टोटल बोलते हैं इसका मतलब बड़ा। पहले अगर याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पिक्चर भी आपको मैक्रो में पूरा ग्लोब का है, यहाँ पर इंडिविजुअल का है। पहले जो मोबाइल आते थे ना उसमें मैक्रो चिप चलती थी, आजकल में माइक्रो SD चिप चलती है ना। माइक्रो का मतलब छोटी वाली, मैक्रो का मतलब पहले SD कार्ड बड़ा आता था ना, हाँ माइक्रो, हाँ उसको हम माइक्रो SD बोलते हैं। तो माइक्रो का मतलब छोटा वाला, मैक्रो बड़ा वाला, ऐसे याद रख लीजिए। पिक्चर से कि ये इंडिविजुअल है, हम एक एक की बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल है, फर्म है, इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड है, कुछ भी है, सेक्शन ऑफ पीपल है, तो वो माइक्रो है। अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? मैक्रो है। जैसे इसमें क्या होगा, क्या स्टडी कर रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक की होगी, एक हाउस होल्ड की होगी या सबकी होगी? पूरी कंट्री की जितनी भी इनकम है वो क्या है? नेशनल इनकम है। तो इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल आउटपुट, पूरी देश में जितना आउटपुट हो रहा है तो किसका है? जर्नल प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट। जर्नल प्राइस रेट, इसका मतलब अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं तो किसी एक पर्सन के लिए हो रही हैं, एक इंडस्ट्री के लिए हो रही हैं, सबके लिए हो रही हैं? सबके लिए, है ना। तो ये क्या है? सबके लिए है ना। जो चीज़ सबके लिए है वो क्या है? मैक्रो है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर सेविंग का बैंक रेट जो है 3% है या 2.8% है, आज की 8, 9 और 3 के आसपास है, तो ये रेट जो है एक बैंक अप्लाई करेगा या पूरी कंट्री के लिए सेम होगा? पूरी कंट्री के लिए सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैक्रो लेवल की है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी जो है US के कंपैरिजन में कितना रेट चल रहा है, ये क्या है?
मैक्रो का मैक्रो का पार्ट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप दो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है इंडिया का, वन स्टेटमेंट, और आपको ये बोला जाता है कि दिल्ली के अंदर जो हैं 20 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसमें से कौन सा वाला मैक्रो है, कौन सा वाला माइक्रो है? वो मैक्रो है और जो दिल्ली के कम्युनिटी वो माइक्रो। ठीक है, तो अब क्लियर है ना हाँ। कि अगर हम कंट्री एज अ होल की बात करते हैं या वर्ल्ड मतलब कि एज अ होल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? हम मैक्रो की। और अगर हम इंडिविजुअल, फर्म, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड या किसी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें दूसरे नाम जो हैं ऑल्टरनेटिव नाम याद होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव नाम याद नहीं हुए और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमें पता है। अब ये उसमें पूछ लिया कि अभी जो मैंने सिचुएशन दी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दिस एंड दिस परसेंट, सो इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस थ्योरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अभी तो आपने देख लिया ना, क्योंकि हमें दूसरा नाम नहीं पता होगा तो ये आंसर करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे अब ये पता है, आपको मैक्रो और माइक्रो वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता है ना, अब क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्राइस थ्योरी का है और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का है, तो आप कैसे बताओगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए दूसरा जो नाम है ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का? अच्छा, हमने दो थ्योरी पढ़ी, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो याद रख ही लेना चाहिए, लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो माइक्रो हम छोटे लेवल पर पढ़ते हैं ना, प्राइस थ्योरी छोटा नाम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा नाम है, बड़े लेवल पर है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो ये बड़ा नाम है, तो ये मैक्रो। और भी याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि मैक्रो में पूरे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो है हम स्टडी पूरे कंट्री के लेवल पर करेंगे या इंडिविजुअल लेवल पर? कंट्री के लेवल पर ना, तो ये मैक्रो का पार्ट होगा। तो ये सोच के हम एक बार रुक के सोच सकते हैं कि हाँ ये मैक्रो है या माइक्रो है, ऐसे सोच सकते हैं ना। अच्छा, ये सेम है अभी जो हमने पढ़ा है। माइक्रो के अंदर हम किसके लेवल पे पढ़ते हैं? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री के लेवल पर, जबकि मैक्रो में किसके लेवल पर पढ़ते हैं? इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं यहाँ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की डिमांड और सप्लाई। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब हाँ सम या टोटल, हाँ टोटल सम ऑफ कुछ भी बोल दीजिए याद रखने के लिए, वो एग्रीगेट। यानी कि जब हम पूरी कंट्री की डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करते हैं तो ये कौन से लेवल की स्टडी है? मैक्रो। वेरी गुड। सेंट्रल इशू, इसमें मेन इशू क्या रहता है हमारा? हम किसकी, हाँ इंडिविजुअल या हम फिर फर्म की स्टडी करते हैं। और इसमें किसकी स्टडी करते हैं मैक्रो में? यहाँ इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? एक बार रुक जाइए और सोचिए। एक ऐसा रिसोर्स जिसकी वजह से सब कुछ मैनेज करना। जैसे माइक्रो में एक हाउस होल्ड है, घर पे अर्न करने वाले मैनेजर सपोज फादर, अगर उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो जो फादर वो इकोनॉमिक एजेंट है। आप बताइए। इकोनॉमिक एजेंट्स वो सारे लोग जो कि हमारी इकोनॉमी के उसमें मतलब इकोनॉमी पे असर डालते हैं, जैसे कि डिमांड जो भी लोग असर डालते हैं। राइट, जो भी पर्सन डिसीजन ले रहा है
उस लेवल पर वो इकोनॉमिक एजेंट है। अगर आपके एग्जाम्पल में अगर हाउस होल्ड में फादर डिसीजन ले रहे हैं तो फादर इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है। अगर कंट्री के लेवल पर जो डिसीजन ले रहा है वो आरबीआई ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एजेंट है। तो मैक्रो लेवल पर जो है इकोनॉमिक एजेंट जनरली क्या होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, मतलब कि जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, ये क्या है, मैक्रो एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट है मैक्रो लेवल पर। और माइक्रो लेवल पर कौन है, कुछ भी हो गया। अगर फर्म में अगर मान लो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स जो हैं उनके चॉइसेस क्या है, तो कंज्यूमर्स हो गए। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी जिसके डिसीजन जो भी ले रहा है वो इकोनॉमिक एजेंट है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, हम माइक्रो लेवल पर जनरली फर्म, इंडस्ट्री और हाउस होल्ड ही पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट जनरली कौन से होते हैं, यही होते हैं, प्रोड्यूसर, सेलर्स। और यहाँ पर पर्पस क्या होता है, विदर्स यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हुआ कराची, मतलब कि साथ में चल रहे हैं ना हम। हाँ, अभी बताइए कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लेवल पर, फर्म के लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे तो उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अगर जो मैक्रो के लेवल पर होता है, गवर्नमेंट के लेवल पर होता है, तो वहाँ का पर्पस क्या होता है, वेलफेयर। वेरी गुड। तो वहाँ पर वेलफेयर होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ये। और इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, अच्छा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं आज, ठीक है। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कभी ये वर्ड 11th में सुना है? अच्छा, बताइए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। गौरी आप बताएंगे? कोई बात नहीं, देखिए एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, यहाँ कुछ गलत बोलोगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोलो, मैक्सिमम क्या होगा, गलती तो होगा ना, तो समझ में आ जाएगा, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है। तो बताइए पॉजिटिव से समझते क्या हो? ठीक है, और नॉर्मेटिव? अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। अब ना आपको याद रहेगा कि आपने क्या बोला था और हम क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव का मतलब यहाँ इम्पैक्ट से नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट्स होती हैं तो इकोनॉमिक्स में उसको कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो होता है कोई भी फैक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होगी, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, ये फैक्ट है कि नहीं है? सो जो चीज़ फैक्ट होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव जो है पॉजिटिव का ऑपोजिट नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव इकोनॉमिक्स। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीवर होता है तो डॉक्टर एक दवाई दे देता है, तो दवाई वो क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, कि डॉक्टर का, आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सजेशन, वो दवाई आपके मुंह में नहीं डाल रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये वाली लेनी है, तो ये सजेस्टिव। सो जो नॉर्मेटिव है वो नेगेटिव नहीं है, सजेस्टिव है। सजेशन जो दे रहा है प्रिस्क्रिप्टिव है, ये वो है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर
100 मार्क्स का है, सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है। सो ये क्या है? फैक्ट है ना। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एज अ स्टूडेंट कि ये 100 मार्क्स का नहीं होके ये 50 मार्क्स का होना चाहिए या 75 मार्क्स का होना चाहिए, सो क्योंकि मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि होना चाहिए, क्या है वो फैक्ट है और क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव है। अब मैं स्टेटमेंट्स बोलूँगी और आपको बताना है कि वो फैक्ट्स हैं, नॉर्मेटिव है या नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है। LPG cylinder rate is say 1000 rupees. This is a fact, normative or positive? LPG cylinder rate should be 500 per cylinder. ठीक है। India's poverty rate is relatively high to other developed country. नॉर्मेटिव क्या है? मैंने कहा इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है दूसरे डेवलप्ड कंट्री के से जो हाई है, वो फैक्ट है कि इंडिया का पॉवर्टी रेट अभी भी हाई है। ठीक है। लेकिन इंडियाज पॉवर्टी रेट शुड बी लेस देन 1%। पॉवर्टी रेट हाई है, ये फैक्ट है, दूसरी कंट्री से हाई है, ये फैक्ट है, लेकिन 1% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। तो हमें सिंपल वैसे तो पढ़ के पता चल जाएगा, लेकिन याद रखने का एक और भी टैक्ट है, जो भी नॉर्मेटिव, सजेस्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव, इसके और नाम क्या है? नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है? और पॉजिटिव का? फैक्ट्स और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। अभी ये जो है कैसे पता चलेगा? पढ़ने से पता चलेगा कि वो फैक्ट है या फिर सजेशन है। अगर वर्ड ought to और should आएगा तो ये क्या है? नॉर्मेटिव है। बाकी फैक्ट तो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। आपको घर से यहाँ पर आने में से 45 मिनट्स टू 1 आवर लगते हैं। ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है स्टेटमेंट? पॉजिटिव। आपको जो है कार से आना चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव है, सजेस्ट है ना। यू शुड कम बाय ऑटो। तो ऑटो और शुड वर्ड्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सजेस्टिव, ये सजेस्टिव है या फैक्ट बेस्ड है? अच्छा, अब मैं आपको अब इतना आ गया, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है सी एग्जामिनेशन के पर्पज से कि आपको इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। आपको नॉर्मेटिव पॉजिटिव पता है, लेकिन ये आ गया कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इज अ डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स और सजेस्टिव इकोनॉमिक्स। आपको ये नहीं आया, ओरिजिनल नाम नहीं आया, दूसरे नाम से आ जाएगा। तो अब बताइए, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव और सजेस्टिव? आप बताइए। हाँ, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट और अ सजेस्टिव स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमें नॉर्मेटिव और पॉजिटिव वाला तो याद हो गया, लेकिन दूसरे नाम से आ गया तो फिर ऐसा लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसका दूसरा नाम भी हमें याद होना चाहिए। तो पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है और नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव। इसका एक नाम और भी है। पॉजिटिव का दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी अगर आपको दूसरा नाम यहाँ पर याद नहीं है तो चांसेस हैं कि गलती हो जाएंगे। थ्योरी वाले पेपर में आपको एक भी नाम याद है और बस आपने लिख दिया तो वो हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि हमें दूसरे दूसरे नाम भी याद रखने हैं। इसमें हम जल्दी से देखते हैं क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक्स इश्यूज एज दीज हैपन। ठीक है, नॉर्मेटिव किससे डील करता है? इश्यूज और ओपिनियंस। यहाँ जो कीवर्ड है यहाँ पर डील्स विद एज दीज हैपन्स, जो होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड क्या है? डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट। यहाँ इकोनॉमिस्ट जो ओपिनियन देते हैं उससे रिलेटेड है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में जो एक्चुअल में था, है और होगा वो है। यहाँ पर रिलेट्स टू व्हाट ought to be, what should be। नॉर्मेटिव इससे रिलेटिव है, प्रेस्क्रिप्टिव इससे रिलेटेड है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स, अभी मैंने बोला कि इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो हाई है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। सो जब डाटा पब्लिश होगा तो क्या इस बात को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ? हाँ, तो मेरा जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो पॉजिटिव में तो मैं बोलती फैक्ट्स हूँ या फिर कॉज एंड इफेक्ट, तो उसको वेरीफाई कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो इसलिए क्या ये होता है? वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ होता है, क्योंकि जो भी स्टैट्स हैं, जो भी डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर आप इसे चेक कर सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। मैंने नॉर्मेटिव में कौन सा एग्जाम्पल लिया था इसका? कि इंडिया में पॉवर्टी रेट शुड बी लेस देन 1%। शुड बी लेस देन 1%, इसको वेरीफाई किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? राइट, नहीं भी हो सकता, तो इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव फैक्ट्स हैं इसीलिए इट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट कि ये होना चाहिए, इतना नहीं इतना होना चाहिए। फिर दूसरा कहेगा 1% नहीं 2%, इस बेसिस पर होना चाहिए। तो ये वैल्यू जजमेंट यहाँ पर कहाँ पर होता है? वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट किस में होता है? हाँ, और यहाँ पर नहीं होता, पॉजिटिव में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा बचत करेंगे, ताकि ज़्यादा करेंगे। और नॉर्मेटिव क्या है? कि सेविंग इज़ ऑलवेज अ वर्च्यू, कि हमेशा ही सेविंग करेंगे, हमेशा ही सेविंग नहीं करेंगे। तो ये क्या है? नॉर्मेटिव है, सजेस्टिव है। इतना क्लियर है? अभी हम जल्दी से आज के लिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या क्या किया। आप अभी स्क्रीन पर है, आज के लिए आप स्क्रीन में से देख के बता सकते हैं, और घर पे जाकर जब रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट क्लास में खुद बताना है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है गौरी? सेकंड जो है हमने कीवर्ड्स किए थे ना, इकोनॉमिक का मतलब कोई बात नहीं आता तो स्क्रीन में देखिए, आज ही क्या है? मनी रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से इकोनॉमिक्स कब जाना जाता था? हाँ, टिल 19th सेंचुरी। सेंचुरी को हम कैसे पढ़ते हैं? 19th सेंचुरी कब से कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में होगा? फॉर एग्जांपल 1801 से लेकर के 1899 तक। हाँ, ये क्या होगा? ये 19th सेंचुरी है। ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन कौन से ईयर में लिखी थी? ठीक है। ओकिनोमियो कौन सा वर्ड है? इंग्लिश है, ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच है? अब देखिए क्वेश्चन वही है ना, मैंने अभी पैटर्न बदल दिया कि ये कौन सा है, ग्रीक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सब चीज़ें भी याद रखनी है, आपको खराब नहीं करनी है। ठीक है। ओकिनोमिया जो वर्ड है वो ग्रीक है, फ्रेंच है, रशियन है या इंग्लिश वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये बताइए स्केर्सिटी वाली डेफिनेशंस जो है किसने दी थी?
पॉल ए सैमुअल्सन ने, रॉबिन्सन ने, एडम स्मिथ ने और एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, सोशल साइंस वाली जो डेफिनेशन है उसमें 3 की चीज़ें कौन सी है? गौरांशी आप बताएंगे। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन में हम कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ हाँ, डिसीजन मेकिंग और चॉइस की प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल सही। और कैन ऑल ह्यूमन वांट्स बी सेटिस्फाइड? क्यों सेटिस्फाई नहीं कर सकते? अनलिमिटेड, क्योंकि एक वांट सेटिस्फाई भी हो जाएगी तो दूसरी वांट अराइज हो जाएगी, तो कीप ऑन अराइजिंग। इसकी वजह से ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है? शाबाश। ठीक है, स्केर्सिटी एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? स्केर्सिटी किसके लिए है? सबके लिए है, चाहे इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, मिलियनियर इकोनॉमी हो, इमेजिनरी इकोनॉमी हो, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन स्कैर्सिटी वहाँ पर भी है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हमें ये पक्का है कि स्कैर्सिटी हर जगह है। ठीक है, इकोनॉमिक हमें क्या हेल्प करती है? वाइडर पर्सपेक्टिव में देखने के लिए, राइट पर्सपेक्टिव में देखने के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी? हाँ, जोएल डीन ने दी थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने? हाँ, इकोनॉमिक्स के जो उसको हम हैं बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अभी ये हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स मैक्रो माइक्रो वहाँ पर यूज़ होंगे, तो पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी है तो हम माइक्रो की बात करें, मैक्रो की? मैक्रो की। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग है तो माइक्रो। अगर लोकेशन ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं तो अच्छा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसका दूसरा नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। प्राइस थ्योरी किसका दूसरा नाम है? माइक्रो का। ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉवर्टी जो रेट है 2022 के 3% आई हुई है। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव है कि इंडिया की पॉपुलेशन और इन पॉवर्टी लाइन 18% से लेकर नहीं 15% होनी चाहिए। दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, जिसमें सजेस्टिव है, वर्ड शुड टू और ऑट है, वो क्या है? नॉर्मेटिव है। और पॉजिटिव क्या है? जो भी फैक्ट बेस है, कॉज एंड इफेक्ट। स्टूडेंट्स आ गए हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, और भी नाम है। सो शायद और स्टूडेंट्स आ गए हैं। लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे। ठीक है, इतना आज के लिए करते हैं। इसको आप रिवाइज करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसी से स्टार्ट करेंगे 5 मिनट, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।